नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे कैसे पढ़ें, क्या खाएं, महंगाई में कहां जाएं। देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों के चलते देहरादून के लोग बेहाल हैं। जहां कोरोना काल के बाद हर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई, तो वहीं अब इस महंगाई ने उनकी कमर भी तोड़ दी है। और खास तौर पर सीएनजी की दरों में बढ़ोतरी के बाद आम जनता का खर्च पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों के स्कूल की बस से लेकर प्राइवेट कैब तक हर ट्रांसपोर्ट माध्यम के किराए में 40% इजाफा दर्ज किया गया है। स्कूल प्रशासन पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने का हवाला दे रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जहां एक और खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, तो वहीं अब बच्चों के स्कूल की पढ़ाई भी महंगी होती जा रही है। ऐसे में कैसे सब पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। से सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 की शुरुआत ऑफलाइन माध्यम से हो गई है। 2 साल के बाद एकदम से ऑफलाइन माध्यम से स्कूल खुलने से अभिभावकों की जेब पर यूनिफॉर्म और किताबों के बाद अब परिवहन शुल्क का बहुत असर पड़ रहा है। निजी स्कूलों ने परिवहन शुल्क को इस सत्र से 40% तक बढ़ा दिया है, जिससे अभिभावकों का बजट बेहद बिगड़ गया है। स्कूलों में पढ़ाई मुश्किल हो गई है। बच्चों पर जहां बस्ते का बोझ बढ़ रहा है, तो वहीं अभिभावक महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं। स्कूलों की फीस के साथ यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी 5 से 50% तक महंगे हो गए हैं। यही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी 40% तक बढ़ गया है। खाने पीने की वस्तुएं तो महंगी हो चुकी हैं, अब बच्चों की पढ़ाई भी महंगी होने से अभिभावकों की चिंता बढ़ रही है। स्कूलों की फीस इतनी बढ़ोतरी, बुक्स इतनी महंगी, और यहाँ तक कि कन्वेंस जो स्कूल बस है 40%, 30% अपने हिसाब से मनमर्जी से रेट लगा रहे हैं। जो स्कूल बसों के अलावा जो अदर लगी हैं प्राइवेट बस हैं, उसमें भी इतने ज्यादा महंगाई है कि आम आदमी पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। इस मतलब ये लगाइए 2 साल में बच्चों का कैरियर तो पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। और अब जाकर के पेरेंट जिस किसी तरीके से 2 साल काटे हैं, फीस दी है, भाई उन्होंने पूरी मेहनत अपनी ये लगाई है कि जिस समय पूरा लॉकडाउन की स्थिति रही, हर कोई आदमी किस तरीके से अपना व्यवसाय चलाए, व्यापार चलाए, ये सोचने के बावजूद उन्होंने उनकी फीस भरी है। हर कुछ काम उनके लिए, बच्चों के लिए किया है। लेकिन यहाँ पे जो है, अब आज स्कूल खुले हैं, सब कुछ ठीक है, तो सीधे फीसों में इतनी महंगाई, 10%, कहीं 5%, कहीं 15% फीस वृद्धि हुई है। ड्रेसें देख लीजिए आप, जो पिछले साल 2 साल पहले तक थी, आज सीधे दुगने दाम हो गए हैं उनके। साल 2022 में निजी स्कूलों की फीस के साथ बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी वस्तुएं महंगी होने से कई अभिभावक नई किताबें न लेकर पुरानी किताबें ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ पठन पाठन सामग्री विक्रेताओं का कहना है कि इस साल जून-जुलाई तक स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अभिभावकों के लिए अभी स्टेशनरी महंगी लग रही है, लेकिन बाद में और महंगी हो जाएगी। अभिभावक सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं, वहीं विपक्ष भी लगातार महंगाई को लेकर सड़कों पर हल्ला बोल रहा है, लेकिन सरकार बढ़ती महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रही। आज आम आदमी की पहुंच से, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे वो जीवन यापन के जूता, चप्पल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आज 20 से और 40% न बढ़ी हो। आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ बाहर हो गई है। इस सरकार की नीति और नियत पर अगर पहले जनता को संदेह हो जाता, तो आज ये बुरे दिन न होते। आज आम गरीब आदमी तो बहुत ही तड़प रहा। एक तरफ रोजगार चला गया, बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, तो हर, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, किताब महंगी हो गई, स्कूल की फीस महंगी हो गई, स्कूल का साधन जिस बस में जाता था वो महंगा हो गया, तो सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। आम आदमी परेशानी में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी कब जागेगी, कब लोगों की चिंता करेगी, कब लोगों के दिलों की बात सुनेगी।
एक तरफ तो सब पढ़े सब बढ़े के नारे के साथ सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आम जनता के सामने विकास हो रहा है तो रोजमर्रा और मौलिक वस्तुओं के दामों का। अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए मेहनत कर स्कूलों में पढ़ाने वाले अभिभावकों का भविष्य ही महंगाई से बोझिल होकर अंधेरे में जाता नजर आ रहा है। 8 वर्षों से केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में चल रही है। सरकार ने पूरे प्रयास किए हैं कि महंगाई बेतासा न बढ़े, जनता को किसी प्रकार की ज्यादा कठिनाई न हो, एक संवेदनशील सरकार जनता को दी जाए, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ने के कारण, अन्य कारणों से कुछ तेल में महंगाई हुई है, लेकिन सरकार इन सब चीजों पर बहुत पैनी निगाह रखी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता को किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। आम जनता के लिए अब भोजन और शिक्षा पाना मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम आदमी बढ़ती पढ़ाई के इस आलम में बिगड़े किचन के बजट को देखे या स्कूलों में बढ़ती महंगाई में बच्चों को शिक्षा दे। आखिर ऐसी महंगाई में कोई कैसे रहे। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज हम पड़ रही महंगाई की मार को लेकर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। कई मेहमान भी हमारे साथ में इस पर जुड़ेंगे, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर महंगाई की ये मार जनता की कमर कब तक तोड़ती रहेगी, क्योंकि पहले ही कोविड काल के दौरान जनता की जो माली हालत थी वो बिगड़ी हुई नजर आई, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब नजर आई और अब महंगाई की मार जनता की कमर तोड़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर किचन का बजट, हर एक चीज बिगड़ी हुई नजर आ रही है। और अब तो पेट्रोल डीजल तक ही सब कुछ सीमित नहीं रहा, सीएनजी के दामों में भी 48 घंटों में महज 5 रुपए की बड़ी वृद्धि हुई है। यानी सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ने वाला है और ट्रांसपोर्टेशन का असर हर एक चीज पर पड़ता है। दवाइयां, बच्चों की किताबें, स्टेशनरी, सब कुछ महंगा हो गया है। और कोरोना काल के 2 सालों के बाद अब जब बच्चे एक बार फिर से स्कूल जाने को तैयार हुए हैं तो ऐसे में अभिभावकों के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई है और वो ये कि लगातार जो कन्वेंस फीस होती है बच्चों की, जो स्कूल तक पहुंचाते हैं उन्हें वाहन, उनकी फीस बढ़ गई है और 40% तक इजाफा स्कूल वालों की ओर से कर दिया गया है और हवाला पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों का दिया गया है। और जिसके चलते अब अभिभावक परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल ड्रेस हो या फिर स्कूल की स्टेशनरी हो या कॉपी किताबें, हर एक चीज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिसके चलते कई माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला तक नहीं करवा पा रहे। यानी महंगाई की मार जनता पर लगातार पड़ती जा रही है। पहले ही जनता परेशान थी, चाहे सब्जियों के दाम ले लीजिए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं भी परेशान हैं क्योंकि किचन का बजट जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है और हर एक चीज पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। और आज इसी को लेकर देवभूमि के दंगल में हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में कई अलग अलग मेहमान पार्टियों से जुड़ेंगे और हमारे साथ में कई मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और विचिन रावत जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मीनाक्षी घड़ियाल जी आज यूकेडी की प्रवक्ता हमारे साथ में बनी हुई हैं, और भगीरथ शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनको भी आपसे रूबरू कराएंगे। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं रविंद्र जी से। रविंद्र जी, जनता पर कितनी महंगाई की मार मारेंगे आखिर आप, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं चुनाव तक तो महंगाई की ऐसी हालत नहीं थी, चुनाव संपन्न हुए उसके ठीक बाद से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सब्जी सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है। ये बात सही है कि महंगाई का असर है, लेकिन महंगाई के कारण जो है वो आप अगर इसमें जाते हैं कि जो तेल जो है, पेट्रोल और डीजल कहते हैं, ये इसमें सबसे ज्यादा कारण है कि महंगाई की जो है हम जो ये चर्चा कर रहे हैं महंगाई के कारण की, उसका सबसे बड़ा योगदान पेट्रोल डीजल से है। और उसके पीछे का कारण ये है कि भारत की 80% जो आयात है वो विदेशों से कच्चे तेल पे निर्भरता, और वैश्विक स्तर पर इस समय पेट्रोल डीजल की कच्चे तेल की कीमतों ने आसमान छू रखा है, जिसकी वजह से जो है पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं या उनसे जुड़ी हुई ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई चीजें
उसका कारण बन रही है। तो इसका कारण है, लेकिन फिर भी जो है सरकार ने हमारी काफी कंट्रोल करते हुए कई चीजों में इसको लगाम लगाने की कोशिश की है। क्या कंट्रोल है रविंद्र जी? कंट्रोल कहाँ कंट्रोल है? मतलब हर एक चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता भी है कि जनता कितनी ज्यादा बेहाल है। और रही बात, अभी आपने कहा कि सीधा कनेक्शन जो है वो पेट्रोल डीजल से है, पेट्रोल डीजल से कनेक्शन है, तो इसका कनेक्शन भी तो सीधा आपसे ही है ना। पहले तो चुनाव के लगातार पार्टियां ये कहती हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो फिर अब आखिर ऐसा क्यों? रविंद्र जी, बैरल के हिसाब से तेल था जो आज बढ़कर 112 रुपए 87 पैसे प्रति डॉलर हो गया है बैरल का। लगभग एक साल में 78% की वृद्धि हुई है, और फिर भी उसके मुताबिक इतनी उसमें महंगाई नहीं आई है कि जैसे और देशों में आई है। आप अगर और देशों की और कंट्रियों की तुलना करेंगे तो हमारे से कहीं ज्यादा ऊंचे रेटों पे तेल और महंगाई की दर जो है वो उस हिसाब से बढ़ी है। अगर आप ये देखेंगे तो हमारे से नहीं, ठीक है, अब जब आप पर बात आ गई तो आप और देशों से तुलना करने चले गए। इसके पहले अभी मुझे याद है कुछ सालों तक कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोला जाता था। मुझे याद है ना, रामदेव जी आपकी पार्टी के हैं, खैर उनकी तो खूब किरकिरी हो रही है, कितना कुछ उन्होंने कहा था कि आप कौन सी पार्टी को देंगे जो 30-40 रुपए में पेट्रोल बेचेगा। आज उनको जवाब देने से मीडिया का डर लग रहा है। और आज आप कांग्रेस से तुलना नहीं कर रहे, अपने देश में रहकर आप तुलना नहीं कर रहे, आज आप विदेशों में पहुंच गए, विदेश के देशों से तुलना करने लगे। खैर, आपके पास वापस लौटेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विचिन रावत जी कांग्रेस से। विचिन जी, आप बताइए, क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है इस बढ़ती हुई महंगाई का? महंगाई के जिम्मेदार जो है भाजपा सरकार के अलावा और कौन हो सकता है। चुनाव से पहले ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो है महंगाई पर जो है कंट्रोल करेंगे। जो आम जनता की जो बेसिक जो नीड्स है, जो नेसेसरी जो चीजें हैं, उनको उनके दाम कम करने के ये वायदे करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाता है, जैसे ही जो है इनके पक्ष में जो नतीजे जो मैंडेट उनको मिलता है, उसके बाद जो है जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम, खाने पीने की जो चीजें हैं उनके दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ये तो आम जनता को पता है कि तो बीजेपी की हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है कि चुनाव से पहले जो है आप वायदे कीजिए, चुनाव जैसे खत्म हो जाता है वैसे आप महंगाई बढ़ा दीजिए। तो ये तो आम जनता को धीमे धीमे भाजपा की जो मानसिकता है वो तो धीमे धीमे पता लगी हुई है। तो आगे देखिए, जब चुनाव आएंगे तो जनता जो है भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 2024 का चुनाव नजदीक है, आप देखते जाइए। ठीक है, यानी चुनाव फिर नजदीक आएगा तब फिर वही होगा ना कि मुझे याद अभी आ रहा है, अभी आप जो कह रहे हैं इसमें भी ये खेल खेलना जानते हैं। चुनाव से ठीक पहले 4-5 रुपए एक साथ कम कर दो, जनता तो सोचेगी अरे वाह, बड़ा तोहफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मीनाक्षी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, यूकेडी से प्रवक्ता है। मीनाक्षी जी, आप बताइए, लगातार महंगाई की मार जनता पर देखने को मिल रही है। वैसे ही 2 सालों से कोरोना बच्चों की पढ़ाई को कहा गया, और अभी महंगाई की मार उस पर इतनी पड़ रही है कि बहुत से अभिभावक अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला तक नहीं करा पा रहे। चाहे कन्वेंस फीस हो, बच्चों की किताबों कॉपी की फीस हो, या फिर स्टेशनरी, हर एक चीज तो महंगी हो गई है। नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति अपने बच्चों को कैसे खिलाए और कैसे पढ़ाए? जी बिल्कुल, जो चिंता आप जाहिर कर रही हैं, दरअसल ये एक एक व्यक्ति की चिंता है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए। और यहाँ पे ना सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, बल्कि जो आम खाने पीने की चीजें हैं, यहाँ तक कि जो सिंपल दाल रोटी की खाने की भी चीजें हैं वो भी महंगी हो गई हैं। और कहीं ना कहीं जो जनता, जिसको हम खुशहाली और विकास का मानक मानते हैं, वो हम मानक यही मानते हैं कि हमारी जनता कितनी खुश है। तो यदि हमारी जनता, अब आप देख सकते हैं कि हमारी जनता जो है, मतलब जो हम लोग हैं, कितना परेशान चल रहे हैं, चाहे वो घर के खाने की चीजें लेके हो या स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से लेकर हो। जनता हर तरीके से परेशान चल रही है। लेकिन आज भी बीजेपी के प्रवक्ता, देखिए, उनका बोलने का मतलब है कि जो विदेश की जो नीति है उसकी वजह से हमारे पेट्रोल और डीजल जो है वो महंगा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विदेश की नीतियां तो पहले भी महंगी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार के हाथ में होना चाहिए कि किस प्रकार से उन पेट्रोल डीजलों को कम करें, महंगाई को अपने उसमें कंट्रोल में कैसे लेके आए। यही अगर हम बात करें कि अभी न्यूज़पेपर में आया था कुछ टाइम पहले कि 872 करोड़ रुपए सरकार ने कहाँ खर्च किए, उसका लेखा जोखा सरकार के पास है ही नहीं। दरअसल जब होता क्या है कि जब पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जाने लगता है ना देश, या फिर सरकार पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ज्यादा
ज्यादा इंटरेस्टेड होती है तो वो जनता के माइंड में ये चीजें डालना शुरू कर देती है कि सरकारी चीजें जो है वो खराब होती है, सरकारी लोग जो है वो काम नहीं करते हैं। और यही व्यवस्था हम लोग धीरे धीरे अपने देश में भी देख रहे हैं। हम लोग हमारी जो इंडिया में स्थिति है वो ही देख रहे हैं। आज भी जो हमारी सरकार है, अभी हम लोग देख रहे हैं बिजली कटौती पे कितनी समस्या आ रही है, हर जगह इंडस्ट्रीज जो है उससे कितनी अफेक्टेड हो रही है, प्रोवाइड करवा पा रही है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें देखें सरकार की नाकामी को शो करती हैं कि ये जो सरकार है बेसिकली जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वहां पे ये अनसक्सेसफुल है। लेकिन जनता जाए किसके पास? जनता ने तो वोट भी श्री राम के नाम पे दिया था। जनता ने तो खुद ही ये सब चीजें तो सोची ही नहीं थी ना कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ेगा या कोई भी ऐसे पॉइंट, इन सब चीजों पे तो कभी बात ही नहीं की। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी कि कहीं ना कहीं जनता भी जो है वो भी महंगाई के मुद्दे को जनता लेकर उतनी जरूर थी चुनाव में, लेकिन अगर ध्यान में रखा गया होता तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर अब इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा होता। अब जनता पर ही महंगाई की सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है। इस पर हम बात करेंगे। तो यही सवाल है कि आखिर क्यों महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं हर एक चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई से किचन का बजट भी बिगड़ा हुआ है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, हर एक पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बच्चों के कांधों पर बस्ते का बोझ है और अभिभावकों के कांधों पर इस महंगाई का बोझ है। महंगा खाना, महंगी पढ़ाई लगातार जनता को परेशान कर रही है और यही सवाल है कि आखिर कब ये महंगाई कम होगी, कब जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि जनता महंगाई से जनता का हाल बेहाल नजर आ रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि महंगी पढ़ाई है तो जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला कैसे दिलाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या खाएं और महंगाई में कहां जाएं। इसको लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कैसे पढ़ें, क्या खाएं और इस महंगाई में आखिर कहां जाएं, ये सवाल कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि अभिभावक बहुत से ऐसे हैं जो अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं करा पा रहे, क्योंकि महंगाई की मार अभिभावकों की जेब पर सीधा पड़ती हुई नजर आई। मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे। भगीरथ शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है। भगीरथ जी, आपने सुना अभी सभी पार्टियों के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं महंगाई का। देखिए, इसमें वजह यह भी है कि चुनाव से पहले हम देखते थे, जब हम पूछते थे ग्राउंड पर जाकर जनता से कि क्या सोचकर आप वोट देने आए, तो वो कहते थे कि महंगाई और बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, ये सब हमारे मुद्दे हैं। लेकिन
एक अहम बात थी कि पार्टी कभी भी इन अहम बातों को लेकर बात नहीं करती थी, वो इन मुद्दों से परे कुछ और मुद्दे होते थे उसके, उसी पर इलेक्शन होता था, और अब सीधी मार जनता पर पड़ रही है। कौन जिम्मेदार लगता है आपको इस बढ़ती महंगाई के पीछे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं वही इन चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल। देखिए, देश में जो महंगाई की दर है, जो रिजर्व बैंक ने जो एक लाइन खींची है कि 4% से अधिक महंगाई न हो और उसे नियंत्रित किया जाए, और ये फाइनेंशियल ईयर का जो 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर का प्रारंभिक महीना है, और चिंता की बात है कि हम महंगाई का जो स्तर है वो 6% को पार करने की ओर है, और निश्चित रूप से ये संकेत है कि आने वाले दिनों में महंगाई और जो है सर चढ़कर बोलने वाली है। अब ये बात बार बार कही जा रही है कि सरकार राहत दे और पब्लिक को, जिससे कि उसकी कठिनाइयां कम हो, और सरकार ऐसा कर सकती है। देखिए, जो उत्पाद शुल्क है पेट्रोल डीजल पर, उसको कम करके, और राज्य सरकारें जो उस पर वैट लगा रही हैं प्रति लीटर के हिसाब से, मैं उत्तराखंड का ही लूं तो यहाँ पेट्रोल में 25 से 26 रुपया संभवतः प्रति लीटर टैक्स लिया जा रहा है, वैट। बिल्कुल। तो सरकार क्यों कर इसमें राहत नहीं दे सकती, एक बात। और केंद्र सरकार भी ये काम कर सकती है कि उत्पाद शुल्क में कमी करे, और ताकि जो है जो परिवहन सेक्टर है उसको राहत मिले और वो सस्ता हो, और जिससे जो जरूरी चीजों का जो परिवहन है उसकी लागत कम आए, और लोगों का जो, अब ये भी तर्क दे देते हैं सिस्टम के लोग कि लोगों को जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए और निजी ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करें, अपनी कार से या स्कूटर से आवागमन कम करें, इससे जो है खपत कम होगी और राहत भी मिलेगी। लेकिन ये एक्सक्यूज मतलब चल नहीं पाएगी ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी समस्या होती है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जी भगीरथ जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चाहे गवर्नमेंट रोडवेज है, उसका जो किराया है प्रति किलोमीटर लगभग 2 रुपए के आसपास आता है, पर्वतीय मार्गों में वो ज्यादा है, तो उतना ही खर्च 2 व्हीलर का भी आता है। तो ये तर्क बड़ा समझ से परे है। और अब एक चीज ये बताइए कि जो चूंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ और खेती से भी जुड़ा रहता हूँ, हमारा जो टमाटर को लीजिए, हमारा जो मंडी में टमाटर जो बिक रहा है, नीलाम हो रहा है, वो 12 से 15 रुपए मुश्किल से केजी में बिक रहा है, और बाजार में वो 40 से 50 रुपए बिक रहा है, तो बिचौलिया 25 रुपए से 30 रुपए जो है उस पर बना रहा है। तो इसको पर नियंत्रित नहीं किया जा रहा। प्रोड्यूसर को 15 रुपया मुश्किल से मिलता है और बिचौलिया उसमें 25 से 30 रुपए खा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था हो ताकि उपभोक्ता को भी वो, जैसे कि किसान को कम दाम मिला, तो उपभोक्ता तक वो चीज सही जो है अच्छे उचित मूल्य तक पहुंच जाए। सरकार ये भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो बिचौलिया भी हावी है और मूल्य नियंत्रित नहीं है, मिलावटखोरी बंद नहीं हो रही। अभी आपको पता है 2 दिन पहले हरिद्वार में कुट्टी का आटा जो है उस पर इतनी मिलावट थी, पता नहीं क्या मिलाया था, 100-150 लोग एकदम हॉस्पिटलाइज हो गए और फूड पॉइजनिंग हो गई, बीमार हो गए। अभी फिर एक पर्वतीय जिले में भी जो खबरें आई है, वहां भी लोग जो है इस तरह की बातें हो रही है। मिलावटखोरी को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के स्वास्थ्य पर संकट खड़ा हो गया है, लोगों की जेबें तो खाली हो ही रही है, चाहे वो बच्चों की फीस हो, ट्रांसपोर्ट हो, बच्चों के। अब तो स्कूल वालों ने भी जो स्कूल वैन है उसमें भी 200 से 500 रुपया किराया बढ़ा दिया है। हर तरफ जो है, चारों तरफ से महंगाई की मार है और सरकार जो है लाचार सी दिखाई देती है और कोई आश्वासन नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये हाल 2-4 महीने इसी तरह बना रहा है, तो उस स्थिति में जब लोगों के रोजगार छिन गए हैं या रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, सीजनल बेरोजगारी बनी हुई है, तमाम इस तरह की चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां हैं और सरकार को ये राहत तो देनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से एक लोक कल्याणकारी सरकार की ये जवाबदेही है कि हर व्यक्ति के घर में चूल्हा जले और भरपेट भोजन मिले, उचित शिक्षा व्यवस्था हो,
उचित चिकित्सा सेवाएं हों, जो सरकार के स्तर से जो डिलीवरी सिस्टम है कहीं न कहीं। अब यहाँ देखिए उत्तराखंड में इन्होंने 15 से 25% तक केवल शराब में रेट बढ़ा दी। पड़ोसी राज्य में, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में तो राजस्व बढ़ाने के लिए इनकी ओर से बड़े कदम उठा दिए गए। तस्करी की शराब को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खुद इंतजाम किया है, क्योंकि इसमें सिस्टम और तस्करों का एक गठजोड़ है जो इस काम के लिए प्रेरित। शराब के दाम जो ब्रांड पड़ोसी राज्य में, पंजाब में या हिमाचल में या हरियाणा में या दिल्ली में 700 रुपए का बिक सकता है, वो उत्तराखंड में 1000 रुपए से ऊपर क्यों बेचा जा रहा है? इसका असर क्या है कि सस्ती शराब जो है पड़ोसी राज्यों से लाई जा रही है और वो जो सरकारी ठेके हैं उत्तराखंड के, उनसे कम दामों पर उपलब्ध है और लोग उसको ले रहे हैं। तो क्यों जो एक ही ब्रांड जब 800-900 रुपए में मिल रहा हो, तो सरकारी ठेके से 1000 में क्यों ले? तो इसमें जो 500-700 करोड़ का जो कारोबार अवैध शराब की तस्करी का होता है और उसमें हमारे जो सरकारी ठेकों का जो सेल है, वॉल्यूम जो कम होता है और रेवेन्यू कम होता है, रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं होते, तो सरकार ये भी तो कर सकती है कि तस्करी का उसको खत्म करे और जो वॉल्यूम वहां जा रहा है तस्करी में, उसको अपने शराब के ठेकों में लेके आए, उससे भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बिल्कुल, यानी कई अहम कदम है। राज्य सरकारें अगर चाहें, केंद्र सरकार चाहे तो कहीं ना कहीं महंगाई पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन इनकी ओर से बड़े कदम ही नहीं उठाए जा रहे हैं। नितिन जोशी जी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नितिन जी, आप बताइए, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पाने, पहले ही 2 सालों से उनकी पढ़ाई चौपट थी कोरोना के चलते, और अब जब स्कूल जाने की बारी आई, कोरोना ने राहत दी, तो महंगाई का मार, कैसे आखिर जनता आम जिंदगी जी पाए? बिल्कुल सही मैम। मैं आपको इस तरह से शुरुआत करना चाहूंगा कि जब मैं सुबह उठता हूं तो जब पेस्ट करता हूं तो देखता हूं कि ये वही पेस्ट है जिसकी कीमत बढ़ चुकी है। फिर मैं नाश्ता करता हूं तो देखता हूं कि ये वही गैस सिलेंडर है जिसमें लगातार कुछ एक अल्टरनेट डेज में ही इसके रेट्स बढ़ रहे हैं। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूं तो देखता हूं ये वही पेट्रोल है जो 15 दिन में 13 बार जिसके रेट्स बढ़ गए। फिर मैं अपनी बच्ची को स्कूल लेकर जाता हूं तो देखता हूं कि मतलब तमाम हमारे ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं जिसको हम हर घंटे में इस्तेमाल करते हैं, उनके रेट्स बेवजह बढ़ाए जा रहे हैं और मतलब अनियंत्रित उसके रेट हो रहे हैं। और भाजपा का तो हमेशा से ही महंगाई का मतलब भाजपा है। ये वही भाजपा है जिसने 98 में 97 में प्याज के रेट तकरीबन 100 रुपए किलो बढ़ा दिए थे, जिसके चलते इनकी सरकार में वापसी नहीं हुई थी। पर आज देखिए, आज इनका इतना अच्छा जो सत्ता के लोग हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि भाजपा या इन लोगों से हम सवाल क्यों पूछते हैं, किससे हम सवाल करें? जो लोग सत्ता पे बैठे हैं। बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे नितिन जी, आपकी पूरी बात सुनेंगे। माफी के साथ यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है। इस बीच आपको सीधा हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको हम सुनाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, अस्पताल पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी, यहाँ पर निरीक्षण करते हुए, और रक्तदान शिविर भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और कई लोग यहाँ पर रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री खुद इन लोगों से बातचीत करते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया है पुष्कर सिंह धामी ने, और कई लोग यहां पर रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीर है।
और जो लोग यहाँ पर रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे थे, जहां पर रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के लिए वो पहुंचे। और आज हम देवभूमि के दंगल में लगातार बात कर रहे हैं महंगाई को लेकर, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार बात कर रहे हैं महंगाई की मार को लेकर। कई मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नितिन जोशी जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से। नितिन जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? आपको रोकना पड़ा था, पूरी करिए अपनी बात। मैं यही कह रहा था कि मतलब हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है। और तब हुई है जब वो सरकार आई है जिस सरकार ने कहा था कि हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। क्या इन अच्छे दिनों के लिए हमारे देश की जनता ने इन सरकारों को चुना था? आप देखिए, पेट्रोल तो एक मुख्य चीज है कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उससे ही रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं सभी चीजें बढ़ेंगी। और पेट्रोल में ठीक है, हम मानते हैं कि इंटरनेशनल स्तर पे इसका रेट तय होता है क्रूड ऑयल के बेसिस पर क्या ये बताएंगे कि इन्हीं की सरकार में आज से 2.5-3 साल पहले जब क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन आधी थी, तब इन्होंने किस रेट पर पेट्रोल बेचा था? और तब एक दुहाई ये दे रहे थे कि राष्ट्र निर्माण में जो ये रेट बढ़ा, ये जो हम बढ़े हुए रेट ले रहे हैं, इसको हम राष्ट्र निर्माण में यूज करेंगे। तो मतलब इस तरह की बात तो तब करते थे जब क्रूड ऑयल की रेट कम थे। आज ये पूरा ठीकरा क्रूड ऑयल के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। ठीक है, आज हम पूछना चाहेंगे इनसे कि किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और ये बड़े बड़े अंबानी अडानी के आप आए दिन देख रहे हैं, अखबार पटे पड़े हैं कि इतने हजार लाखों करोड़ों का एक कर्ज माफ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है एक सही नीयत की सरकारों की जरूरत होती है। महंगाई ठीक है, हम मानते हैं कि महंगाई पर किसी का 100% बस नहीं चल सकता, पर कुछ एक चीजें हैं जो आप अपने बिल्कुल कई जगहों पर है। और सबसे बड़ी बात नितिन जी, अब से कुछ दिनों पहले मुझे याद है कि अच्छे तरीके से कि पेट्रोल के दाम एकदम से कम कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल के दामों में एकदम से कम किया गया था। अगर राज्य सरकारें चाहें तो कुछ ना कुछ कमी तो लाई जा सकती है, थोड़ी राहत तो दी जा सकती है। रविंद्र जी, आप बताइए, यही अच्छे दिन है क्या? इन्हीं अच्छे दिनों का इंतजार आप जनता को करवा रहे थे? कई सारे सवाल, क्योंकि आज सारा का सारा फोकस हमारे पर ये, सभी ने हम ही से सवाल किए हैं। आप ही को मैंडेट भी तो सभी ने दिया ना, जनता ने आप ही को मैंडेट दिया, तो जवाबदेही आपकी। कांग्रेस से करें, यूकेडी से करें। अरे भैया, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोल रहा था, आप जरा चुप हो जाओ, सुनोगे तो। सर, हमने ऐसी कोई बात कही नहीं जो बीच में बोलने वाली। ठीक है नितिन जी, आप बताइए। सुनते हैं रविंद्र जी को सुनते हैं। नितिन जी, आपने कहा कि महंगाई के बारे में कहा कि कुछ चीजों में कम कर सकते हैं। मैं जब आपकी बारी आएगी जरूर बताना, अपने प्रदेश में जहां आप 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, कौन सी चीजों में शराब छोड़ के। शराब तो आपने एक के साथ एक फ्री की है। बिजली में रिबेट मिलती है सर, वहाँ पे पानी में रिबेट मिलती है सर, स्कूल ठीक है, अभी उनको पहले सुनने दीजिए। नितिन जी सुन लेते हैं रविंद्र जी को, उसके बाद आप उनसे सवाल कर लीजिएगा। नितिन जी, उनको सुन लेते हैं। हाँ रविंद्र जी, आप बताइए। 2 ही चीजें बता देना। और दूसरी बात, मैं मीनाक्षी जी का, यूपीडी जी की हमारी प्रवक्ता है, उन्होंने बोला कि राम के नाम पे जीत गए। तो मुझे समझ में नहीं आता विपक्ष के सभी लोगों को राम के नाम पे क्यों इतना वो है, जबकि राम सांस्कृतिक रूप से हमारे देश की एक पहचान है, हमारे आराध्य हैं।
सर महंगाई पे बात हो रही है सर। बिल्कुल रविंद्र जी, कम से कम आज की चर्चा तो राम के नाम पर हम नहीं करेंगे। राम के नाम चरित्र बता रहा हूँ, देखिए लेकिन ये चर्चा राम के नाम पर नहीं होगी, महंगाई पर। आपकी आदत नहीं है ये आम आदमी पार्टी की, बगैर घुसे जो है आप घुसते बीच में जरूर है। आप महंगाई पे बोलिए, हम नहीं घुसेंगे। आप महंगाई पे बोलिए, हम नहीं घुसेंगे। सर महंगाई पे क्या, जब आप महंगाई पे आपने जो बात करी उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ ठीक है नितिन जी सुनते हैं, रविंद्र जी को सुनते हैं पूरा पहले, फिर उसके बाद उनसे सवाल करते हैं। बात कही, उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। ठीक है नितिन जी, अभी आप शांत रहिएगा, उनको बोलने दीजिए। नितिन जी उनको बोलने दीजिए। सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आप अपनी बारी पे देना सर, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी रविंद्र जी का मौका है, उनको बोलने दीजिए। रविंद्र जी आप बोलिए, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा। देखिए मीनाक्षी जी ने सवाल उठाया था, मैंने नहीं राम की बात बीच में लाया था। उन्होंने बोली थी, मैं उनकी बात का जवाब दे दिया, मेरी बात पूरी हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विपिन जी ने भी सवाल उठाया कि जी महंगाई इस कदर हो गई है, तेल के दाम बढ़ गए हैं और ये हो गया है। आप और मैं आपकी भी बात गरिमा जी करूंगा। देखिए आपने उठाया कि पीछे काफी समय में जब बाबा रामदेव ने धरना दिया था, आपने ऐसा कुछ बताया था। तो मैं आपको उस समय के वर्ल्ड ऑर्डर और आज के वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उस समय की सरकारें तेल के दाम बढ़ा के जो है लोगों के ऊपर अनियंत्रित करती थी और भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी। अच्छा फिर आप रविंद्र जी, फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में बोल रही हूँ। आप मुझे भी मजबूर कर देते हैं आपके बीच में बोलने पर, क्योंकि तब तो आप ये कहते थे 70 सालों में ये हो गया, 70 सालों में वो हो गया। 70 सालों में आज तक एक भी बार 100 रुपए के पार पेट्रोल नहीं गया, 1000 रुपए के ऊपर गैस नहीं मिली, तो फिर ये 70 सालों के बाद क्यों हो रहा है? 70 सालों में 12,000 करोड़ रुपए किसी बिजनेसमैन के माफ भी नहीं किए गए, मेरी नॉलेज। 33% तेल के दाम बढ़े 3 महीनों में ही। इसी में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अपने यहाँ से वैट कम किया था, अपने यहाँ से 5 रुपए 7 रुपए कम किया था, अन्य किसी भी विपक्षी पार्टी ने कहीं पे भी इस कदम को ना उठाते हुए ये काम नहीं किया था किसी भी राज्य ने। बिल्कुल आपने किया, मैं मानती हूँ आपने किया। मुझे अच्छे से याद है कि एक साथ 5 रुपए का अंतर आया था, एक साथ 5 रुपए कम हो गया था उत्तर प्रदेश में पेट्रोल। लेकिन ये 137 दिन पहले ही क्यों हुआ था, और 137 दिनों तक क्या कीमत में क्रूड ऑयल की 1 भी रुपए का इजाफा नहीं हुआ? इसका जवाब है आपके पास। 137 दिनों तक पेट्रोल क्यों नहीं बढ़ता है? चुनाव के नतीजे आते हैं, सरकार बनती, ठीक उसके बाद 15 दिनों में 13 बार पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? गरिमा जी आप मेरी बात सुनिए। देखिए अभी जिस समय उस समय यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर शुरू हुई, सर सरसों के तेल में तो यूक्रेन की वॉर शुरू नहीं हुई। सरसों का तेल तो हमारा देश ही बनाता है सर। आपका अरे भैया यूक्रेन से आता है। फोर्मेलिन की सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिससे हम करते हैं आयात करते हैं फोर्मेलिन यूक्रेन से। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सर, तेल का एक सर, लेकिन राज्य सरकारों के पास में कुछ पावर तो है ना। राज्य सरकारें चाहे तो कुछ ना कुछ कमी तो टैक्सेस में कर सकती है, कमी आ सकती, थोड़ी ही राहत मिलेगी जनता को। बचाव कीजिए भारतीय जनता पार्टी का, आप सरकार का कितना ही बचाव कीजिए, लेकिन सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में किसी भी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी। हमने उस पीरियड को भी देखा है जब लोगों के पास रोजगार टूट गए थे, लोगों के पास खाने को नहीं था, तब भी ये सरकार लोगों के पास खड़ी रही। 80 करोड़ लोगों के घर तक अनाज पहुंचाया फ्री में। यही बात। अच्छा सर, वो जो फ्री अनाज। रवीन जी यही बात मुझे याद है, आपकी पार्टी के प्रवक्ता थे उनियाल साहब, उन्होंने कहा कि हम कहीं से तो निकालेंगे। 80 करोड़ लोगों तक आपको आज अनाज देने की नौबत आ गई है। इस हद तक हमारा देश गरीब होता जा रहा है, और आप बड़े गौरव के साथ में इस बात को कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त राशन दे रहे हैं। क्या सिर्फ आटा, नमक और चावल से लोगों का पेट नहीं भरता है? क्या आप इस हद तक देश को नीचे पहुंचाना चाहते हैं आप कि सिर्फ यही खाए जनता? मैं मुफ्त वाली बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय जरूरत थी। 2 साल तक कोरोना काल ने जिस कदर हमारे काम धंधों पे, हमारे लोगों के जीवन यापन की शैली को बदला, उस हिसाब से उन लोगों तक पहुंचना जरूरी था। इसे मुफ्त की संज्ञा नहीं दूंगा, वो जरूरत थी, वो देश के लोग थे, उनका हक था। आपकी पार्टी के प्रवक्ता एक दिन हमारे साथ चर्चा में बैठे, उन्होंने कहा कि हम कहीं से तो निकालेंगे, 80 करोड़ लोगों को हमको राशन देना है। तो ये देना था जब चुनाव के दौरान ये बड़ी घोषणा की थी ना, उस दौरान ये भी बोलना था कि हम ये आपसे ही निकालेंगे, पेट्रोल के दाम हम 100 के पार पहुंचा देंगे। ये क्यों नहीं बोलते आप लोग? मुझे नहीं पता किसने क्या बोला, लेकिन आज की डेट में पेट्रोल के दाम इस कदर तेजी से भाग रहे हैं
जिसके साथ आप ये लगाएं कि पूरी दुनिया में अगर तेल के कीमतों का अगर प्राइस की बात करें, मैं आपको एक लिस्ट के माध्यम से, अगर आप मुझे दो सेकंड का समय दें तो मैं आपको बताऊं। तो आप देखिए कि नीदरलैंड में 192 रुपए 73 पैसे रेट है तेल का, जर्मनी में 171 रुपए 37 पैसे, स्वीडन में सर 167 उनकी रुपए। जीडीपी आप उनसे सर, क्यों उनकी कंपेयर प्रति कर रहे व्यक्ति, हैं? आप हाँ उनकी जी, हाँ जी, जीडीपी यही से मैं क्यों पूछने वाला था। कंपेयर कर प्रति रहे हैं? उनका व्यक्ति जीडीपी भी तो अलग है, आपको बताएंगे उनका क्या पर पढ़ के? कैपिटा इनकम आपको पता है कितना है, और भारत हाँ, देश हाँ, में वो लोगों भी की पर बताइए। कैपिटा इनकम कितनी है आपको पता है? बताओ तो कि कम से कम जापान से उनके साथ नीचे में है, कंपैरिजन तो आप जापान हमारे देश 104 के रुपए वासियों और का हम नहीं कर 130 सकते रुपए ना। दे रहे हैं। सर इनकी प्रति व्यक्ति आय भी आ रही है गूगल में, प्रति व्यक्ति भैया आ रही है प्रति सर। व्यक्ति आए तो जब पूछना, पहले इस देश की जनसंख्या भी पूछना, इसका सवाल का चाइना जवाब भी देना। चाइना से ज्यादा है क्या हमारी जनसंख्या? चाइना से ज्यादा है? हाँ तो चाइना के, आप इस सवाल का जवाब तो जो है ना, चाइना ने, जो है जनसंख्या के आधार पर निकलती है, चाइना का जिस समय आधार पर निकलती है। हम समझ सकते हैं आपकी दिक्कत, हम समझ सकते हैं। शायद हम भी अगर इस पार्टी में होते तो आज हम भी ऐसे ही कुछ भी चीजों को घुमा रहे होते। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। रवींद्र जी ठीक है, रवींद्र जी ठीक है, बात सही कह रहे हैं नितिन जी कि देखिए मजबूरी हो गई, आप लोगों को बोलना नहीं आ रहा। वो प्रवक्ता जो बढ़िया बढ़िया बोल लेते थे, महंगाई के मुद्दे पर बोल नहीं पाते, क्योंकि महंगाई पर मुद्दे पर प्रवक्ता क्या बोलेंगे? जब नेता इनकी पार्टियों के बात नहीं करते हैं तो प्रवक्ता बेचारे क्या जवाब देंगे? महंगाई के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमारी सरकार संवेदनशील है और इसके ऊपर नजर बनाई हुई है। जल्दी इसके ऊपर कब रविंद्र जी अभी देखिए स्कूल आपने खोल दिए, स्कूलों में 40% और अभी तक रविंद्र जी और अभी तक तो आप सिर्फ पेट्रोल गैस तक ही सीमित थे। अब तो किसानों पर, कम से कम किसान इससे बचे हुए थे थोड़ा बहुत। अभी खाद में भी आज 150 रुपए की वृद्धि, पहली खबर आज मैंने अपने दर्शकों को बताई थी, 150 रुपए तक की वृद्धि कर दी गई है उसमें। तो कैसे किसान आगे बढ़ पाएगा? मतलब एक आम व्यक्ति, आपने ठीक है आटा दे दिया, गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, नमक दे दिया, क्या इतना काफी होता है? एक मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास आदमी होता है, कुछ खाता है ना, या सिर्फ नमक रोटी खिलाना चाहते हैं आप, जो बच्चों को खिला रहे थे? और ऐसी भी खबरें सामने आ जाएंगी तो आप तो पत्रकारों को जेल में डाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ये आप हमारे ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं। हमने कब कहा कि से जीवन यापन पे, तो यही तो कि कितने भाई दाल का रेट आप देख लीजिए। आत्मनिर्भर भारत है, यहाँ पे प्रत्येक नागरिक अपनी मेहनत और अपने दम से आगे बढ़ रहा है और अपने आप को उठा रहा है, देश को भी उठा रहा है और अपने आप को भी उठा रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते। वो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि परेशान ही सबसे ज्यादा जनता भी। हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे उनकी फीस नहीं भर पा रहे हैं। कोरोना के चलते लोगों की माली हालत क्या है ये तो आपको भी पता है, इसमें तो आप भी इससे तना। खैर आपके पास आएंगे, मुझे पता है आज आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कोई जवाब नहीं है। अच्छा ये भी है ना कि राज्य सरकारें चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकती हैं। भगीरथ जी आप बताइए, राज्य सरकारें आखिर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही हैं? क्या चुनाव हो गया, यही वजह है कि कुछ भी कमी, जो अंकुश है महंगाई पर, वो थोड़ा सा भी नहीं लगाया जा रहा? देखिए राज्य से मुझे ये लगता है राज्य जो कदाचित या तो सलाहकार नहीं है या है शाही भी आ रहे हैं। और होता यही है, जब सरकारें, जब उनके पास विजन का अभाव होता है तो नौकरशाही जो है वो हावी होने लगती है और इस तरह की सलाह देती है कि वो जो रेवेन्यू के टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति हो जाए किसी तरह, और यही उन पर दबाव होता है। तो मैं अभी जो उदाहरण लिकर का भी था और चीजें भी, और ये तो बिल्कुल सीधा सा फंडा है। अब लोग ये कहने लगे हैं कि इसी तरह बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि इसका उपभोक्ता जो खपत होती है वो खपत पर इसका असर पड़ेगा। सेल कम होगी तो रेवेन्यू लॉस तब भी होगा सरकार को। अच्छा ये होता है कि सरकार जो वैट ले रही है बहुत ज्यादा है, और डीजल में भी और पेट्रोल में, या और उसमें राहत दे सकती है। बिल्कुल, यानी
बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए कुछ ऐसे, क्योंकि जनता लगातार परेशान होती जा रही है, जनता की परेशानियां बढ़ती जो। इसी पर हम आगे भी बातचीत करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप के न्यूज़ खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लगातार महंगाई की मार को लेकर बात कर रहे हैं, कई मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विपिन जी, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी की ओर से आप बैठे हुए, कांग्रेस पार्टी पर खूब ये कहा गया कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती गई। ठीक है, बढ़ी थी, उस दौरान भी बढ़ी थी, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आज जो हालत हो रही है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो है। कांग्रेस हालांकि लगातार महंगाई को लेकर हल्ला भी बोल रही है, क्या लगता है आपको कि किस तरह, क्यों आखिर ये अंकुश नहीं लगा रहे हैं महंगाई पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव से पहले जनता से बहुत से वादे किए थे कि अगर हम लोग सत्ता में आते तो हम लोग महंगाई पर भी काबू पाते, लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाते, अन्य जो खाने पीने की जो सामग्री है उन पर भी जो है हम लगाम लगाते। लेकिन न जाने उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को किन चीजों पर, किन मुद्दों पर जो है दोबारा वोट किया, दोबारा इस प्रकार का इतना बड़ा मैंडेट दिया है। ये आम जनता और खासतौर पर मेरी समझ से तो पर है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जमीन से लेके आसमान तक हर एक मुद्दे पर जनता भारतीय जनता पार्टी से तरसती, लेकिन जब चुनाव संपन्न हुए और जब परिणाम सामने आए तो परिणाम इतने चौंकाने वाले थे कि आम जनता को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि इस तरीके से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए कैसे। सारी की सारी जनता, तमाम जनता उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी से तरसती, लेकिन नतीजे जिस तरीके से बाहर निकल के आए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि संदेहजनक मानूंगा। मेरे पास इस चीज के लिए बोलने के लिए प्रूफ नहीं है, लेकिन संदेहजनक जरूर है ये। नहीं, ठीक है, अब जो जनता का निर्णय सामने आ चुका उस पर हम सवाल आज नहीं उठाएंगे। वो जनता का मैंडेट था, जनता का निर्णय था, वो जो भी था वो अब सामने आ चुका है, उस पर बात करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जनता ने वोट दिया, जिसको पसंद किया वो अलग बात है। लेकिन अच्छे दिनों की बात लगातार हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, जनता ने भी सोचा कि हाँ ठीक है अच्छे दिन आएंगे। फिर आखिर क्या यही अच्छे दिन थे? आपको लगता है यही अच्छे दिन थे? इन्हीं अच्छे दिनों की बात की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस लौटने के लिए जिस पर है, ये इतिहास उठा के देख लीजिए कि चुनाव संपन्न होते ही भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, हम दो नीतियों पे जो काम करने वाली है वही सामने निकल के आती है, और ये जनता भली भांति समझती है कि हम दो और हमारे दो कौन कौन है। ठीक है, नितिन जी आप बताइए, लगातार अभी सुना आपने रविंद्र जी के पास आज जवाब नहीं है, वाकई में वो करे भी तो क्या करे, जब इनकी पार्टी के नेता नहीं बोलते महंगाई पर तो इनके पास क्या जवाब होगा? और जवाब भी तब होगा ना जब कुछ एक्शन लिया जाएगा। भाई केंद्र सरकार को कहो तो वो कह देते हैं राज्य सरकारों के अंडर में है, अब जब राज्य सरकार को कहो तो वो कह देते हैं कि केंद्र सरकारों के अंडर में। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? लगातार असर सीधा जनता पर पड़ता है, क्योंकि जो राज्य की जनता है वही देश की भी जनता है। तो कुछ तो करना होगा ना, अंकुश एक लगाया जाएगा, वरना पेट्रोल कब रुकेगा? क्या 200 तक पहुंचाना है इसको? बिल्कुल ठीक बात है मैम, ये डबल इंजन की बात करते थे, आज तो इनके पास ट्रिपल इंजन है। उत्तराखंड से स्टार्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश होते हुए सीधा दिल्ली में रुकेगा। इतने बड़े मैंडेट के साथ ये 3 इंजन, और न जाने कितनी स्टेटों में ऐसे इंजन इनको दिए, उसके बाद भी ये महंगाई को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, ये हमको और जनता को सबको समझना पड़ेगा। जनता ने जो जनादेश दिया उसको तो हम सर्वोपरि मानते हैं, सर माथे पर लगाते हैं, पर देखिए इसमें हमारी भोली भाली जनता की कोई गलती नहीं है कि वो इनको मैंडेट दे रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चुनाव से पहले और 5 साल इनका जो एजेंडा है ये उसमें काम करते हैं। आप देखिए ना, ये महंगाई, बेरोजगारी और ये भुखमरी, ये सब मुद्दे तो गायब है ना, और अभी तो आप समझिए कि 40% गायब होते हैं और
98% ये चुनाव आते आते उन राज्यों में गायब हो जाते हैं। वहां पे क्या मुद्दे चलते हैं, क्या कैंपेन में इनके हमने जो गाना बनाया, हमने गाया हर घर खुशहाली आएगी और हर घर रोजगार होगा और विकास होगा। मतलब जनरली पॉलिटिकल पार्टीज के ये गाने या ये एजेंडे होने चाहिए। मैं नहीं बताना चाहूंगा, सभी ने सुना है गाना, हमारे बीजेपी के मित्र फिर नाराज हो जाएंगे और उसी पर्टिकुलर पॉइंट को उठाएंगे। तो आप सबने देखा कि इन्होंने चुनाव प्रचार में क्या गाना चलाया और टोटली ठीक है, हमारे देश हमारे प्रदेश की जनता भोली भाली है और उस समय पे कहते हैं ना कि इमोशनली कुछ चीजें में बह जाती है जनता और उन सबको फिर बाद में खामियाजा यानी मुद्दों से आप यही कहना चाहते हैं, मैं समझ गई आप जो कहना चाहते हैं, जनता भी अब समझ रही है क्योंकि अब इसका असर जनता पर ही पड़ रहा है ना, सबसे ज्यादा असर हर एक चीज का जनता पर ही पड़ता है। ठीक है, उन्होंने ध्रुवीकरण करके चुनाव को किसी और रंग में रंगने की कोशिश की और वो रंग उनके लिए कारगर भी साबित होता है, वो हमेशा उनके पक्ष में जाता है। भगीरथ जी आप बताइए, क्या जो नितिन जी कह रहे हैं वो दबे शब्दों में कह रहे हैं, खुलकर नहीं कह रहे हैं, अभी रविंद्र जी नाराज हो जाएंगे और फिर से हमारी डिबेट को भी अलग रंग में रंगने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपको लगता है कि क्या जनता समझ नहीं पाती, कहीं ना कहीं जनता की भी कमी है कि वो एक दूसरे रंग में जो चुनाव को रंगने की कोशिश की जाती है उसी लय में बहती जाती है और जो असल मुद्दे होते हैं वाकई में परेशानी की, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे किनारे हो जाते हैं? भगीरथ जी देखिए, दिक्कत क्या है कि हम लोग चीजों को समझ नहीं पाते। मैं ये समझता हूं कि जब सरकार मुफ्त का राशन बांट सकती है, अभी कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि जो महंगाई और ये बेरोजगारी मुद्दा नहीं था, मुद्दा था लेकिन चुनाव में वो चला नहीं, और फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का वो सब, ये कांग्रेस ने भी ये प्रलोभन दिया था, आम आदमी पार्टी ने भी। ये अलग बात है कि वो चला नहीं था और पराजय देखनी पड़ी। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं फिर उस बात पर आऊंगा, जितना लगभग 1000 करोड़ का अवैध खनन होता है, जो पैसा जो खनन माफिया कह लीजिए, और माफिया के रूप में कई सफेद पोष भी होते हैं और ज्यादातर जो स्टोन क्रैशर और संचालन होता है, अगर सरकार ये जो अवैध खनन में जा रहा है पैसा, 1000 करोड़ जो राजस्व सरकार को मिल सकता है, उसमें से 400-500 करोड़ अगर मान लिया जो पेट्रोलियम पदार्थों से, ईंधन से जो रेवेन्यू सरकार को मिलता है, उसमें राहत दे करके अगर कुछ कमी भी आती है तो सरकार, होशियार सरकार जो होती है, जो विजनरी सरकारें होती हैं, वो इस सीजन को कम कर दें। 1000 करोड़ का अवैध खनन होता है, उस पे अंकुश लगा दीजिए और उसका 500-700 करोड़ कम से कम लोगों को महंगाई से राहत देने में उसको आप लगा दीजिए, क्या बुराई है? तो सरकार के खजाने पर भी असर नहीं पड़ेगा और लोगों को राहत भी मिल जाएगी। अगर सरकार जब ये तर्क देती है कि हमारे राजस्व स्रोतों पर इसका असर पड़ता है, और राहतें उसी सीमा तक दी जा सकती हैं जहां तक खजाने पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सरकार तो फिर भी कर्ज ले रही है, 1000 करोड़ का कर्ज अभी एक हफ्ता पहले फिर बाजार में जो से लिया जा रहा है। तो जब इतना लेना पड़ रहा है, कर्ज लेके घी पीना ही है, तो थोड़ा जनता, उस जनता के लिए जिसने आप पर विश्वास किया, आपको की सरकार बना दी दोबारा, तो उसको राहत देने के लिए कुछ ऐसा इंतजाम करिए। और जो सीजन है, जो चोरी हो रही है राजस्व की और जो हमारे संसाधनों की लूट है, उसको बंद कर दीजिए और उस धन का लोक कल्याण में, लोगों के भरपेट भोजन देने में उसका इस्तेमाल करिए। और ऐसा न हो कि अब घर में कलह होने लगी है। वो क्या रहा है कि घर से पत्नी की मांग आती है कि आप फला चीज 2 किलो लेके आए, तो पतिदेव जो है वो जेब की तंगी देख करके आधा किलो जब घर लेके जाते हैं, तो पति पत्नी में घरों में झगड़े हो रहे हैं। रोज हम ऐसी खबरें सुनी जा रही हैं, परिवार में तनाव बढ़ गए हैं, कलह बढ़ गए हैं, झगड़े बढ़ गए हैं। तो सरकार को अभी भी मैं समझता हूँ, देखिए परेशानी तो है। भगीरथ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनता परेशान है, क्योंकि हर एक वर्ग, मैंने कहा ना, बड़ों पर भी असर है, बच्चों पर भी असर है, महिलाओं पर भी असर है, और हर एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिनों में ये दिखा रही है। रविंद्र जी, हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ राहत जरूर आपकी पार्टी जो है, क्योंकि सत्ताधीन है, इसलिए आपसे उम्मीद हम लगाकर बैठे हुए हैं, जरूर जो सत्ताधीन पार्टियां हैं वो राहत पहुंचाएंगी। महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। समय कम है, चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। सवाल यही है कि क्या महंगाई की मार जो है वो जनता पर
कम पड़ेगी, क्योंकि कैसे पढ़ें, क्या खाएं और महंगाई में कहां जाएं, ये सवाल हर एक व्यक्ति के मन में आ रहा है, क्योंकि महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। और आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।